अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलें जल्दी से पहले रिकॉल करते हैं, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था एज यस्टरडे, और फिर हम आज के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज का जो कंटेंट हमने कवर करना है वो स्लाइटली ज़्यादा है। ठीक है, तो साथ साथ चलिएगा, साथ साथ लिखना हो तो साथ साथ लिखिएगा। ठीक है। बाकी आज की क्लास के बाद मैं इसकी पीडीएफ्स रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के ऊपर दे दूंगा। ठीक है। हमने स्टार्ट किया था थर्मल फिजिक्स। मैंने कहा था थर्मल फिजिक्स में 3 सेक्शंस है हमारे पास। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, जिसका हम ऑलमोस्ट एंड कर चुके थे, और टेम्परेचर थर्मल प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है जी। मैंने ये तीनों चैप्टर्स का नाम एक साथ लिखा है और हम एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये तमाम बातें आ रही हैं। तो मैंने सबसे पहले हम लोगों ने काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर डिस्कस किया था। काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर जो है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से जो डिफरेंशिएट हो रहा है मैटर्स के दरमियान, वो बता रहा है। मैटर 3 स्टेट्स में मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। जिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का जो मतलब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, दैट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। तो ये चीज़ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर कहलाती है। इसमें हमने डिस्कस ये किया था कि जनाब सॉलिड जो हैं उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से उनके दरमियान फासला बहुत कम है, वो अपनी एक फिक्स जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं, और दे द पार्टिकल्स नॉट इवन स्लाइड ओवर ईच अदर, सो दैट दे so it makes it them to have a fixed shape, a fixed size. They are incompressible just because of this reason. हाँ, एक्सपेंडेबल है, वो आज बात करेंगे। बट दे हैव अ फिक्स शेप, दे हैव अ हाई डेंसिटी। ठीक है। ये सारी चीज़ें सॉलिड की प्रॉपर्टीज में ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आ रही थी। दूसरा मैंने कहा था कि लिक्विड्स के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, दैट इज अगर मैं किसी मोल्डन स्टेट के अंदर लेकर के आऊँ, मतलब एक ही सॉलिड को मोल्डन स्टेट में लेकर के आऊँगा, लेकिन बर्फ़ को मैंने पिघला के पानी कर दिया, या फिर किसी भी चीज़ को, तो इन दैट केस वहाँ पे मोल्टेन स्टेट के अंदर उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, एज इन कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं एक लिक्विड से कंपेयर करूँ, ऐसा एक लिक्विड जो कि रूम स्टेट, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड वाटर। आयरन इज a solid material at a room temperature, and liquid as in water is in liquid state in a room temperature. तो इनकी अरेंजमेंट के ऊपर जो जो लिक्विड के वाटर मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू आयरन होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब द गैप बिटवीन वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी। तो वो रिलेटिवली गैप ज़्यादा होने की वजह से दे आर मोर ऑफ मोबिलाइज्ड पार्टिकल्स, मतलब वो ज़्यादा मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स। तो दैट मोबिलाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स मेक देम अ फ्लूइड, मतलब मेक देम एबल टू फ्लो, और मेक देम एबल टू चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर दे आर इन। वो जिस कंटेनर के अंदर होंगे वो उस कंटेनर का ही शेप इख्तियार कर लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। दे आर compressible as compared to slightly compressible, but compressible as compared to the liquids, solids। ठीक है। और मतलब अगर आप इसको गैसेस से कंपेयर करेंगे तो हम नेग्लिजिबल कंपेरेबल, मतलब वो कंप्रेशन बोलेंगे इसके अंदर, बहुत ही ना होने के बराबर। ठीक है। क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है हमारे पास। हाँ, दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। लेकिन अगर मैं बात करूँ गैसेस की, तो गैसेस को मैंने कहा था कि गैसेस आपके पास दे हैव दे हैव दे डू नॉट हैव एनी लाइक फिक्स्ड अरेंजमेंट। ठीक है ना, एक कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है उनकी। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं किसी भी कंटेनर के अंदर बैठे हुए, राइट। रैंडम मोशन करते हुए वो एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, वो वॉल से भी टकरा रहे हैं। अब एक दूसरे से और वॉल से टकराना रिजल्ट इन द प्रेशर, वो मतलब जो गैस का प्रेशर होता है वो इसी वजह से बन रहा होता है आपके पास। अच्छा, जितनी ज़्यादा वो कोलिजन्स कर रहे होंगे एक दूसरे से, या फिर कंटेनर की वॉल से, उतने ज़्यादा गैस का प्रेशर बढ़ेगा। मतलब उनकी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है गैस का प्रेशर। अगर उनकी मूवमेंट फ्रीक्वेंट हो जाती है तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा आपके पास। और वो मूवमेंट हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? हम प्रेशर, हम वॉल्यूम कम करके बढ़ा सकते हैं प्रेशर को, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं प्रेशर को। आज ये चीज़ एक सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने कहा था कि gases are highly compressible, highly expandable, and they are able to flow and they take the shape of any container they are in। ठीक है ना, क्योंकि कोई फिक्स शेप उनके पास है नहीं।
अच्छा, अब ये चीज़ हम लोगों ने गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इस चीज़ को और थोड़ा-सा और अच्छे से या मैथमेटिकल वे के अंदर देखा था। मैंने कहा था देखें वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस के कुछ रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन बॉयल्स लॉ के नाम से आता है, जिसको हम बॉयल्स लॉ के नाम से नहीं पढ़ते यहाँ पे, मतलब वो नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट इट्स अ बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सेज दैट के अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर आई ट्राई टू कीप इट फिक्स, तो फिक्स टेम्परेचर रखने से जो गैस का जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम के, मतलब मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, मैं वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इन वी मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए मैंने कहा था, एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये जो P इंटू वी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं जनाब वॉल्यूम इज इक्वल्स टू K ओवर P, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके मैंने एक कांस्टेंट लगाया। मैंने कहा था देखो ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट के अंदर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, इसके अंदर एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसके अंदर एक नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितना पार्टिकल्स मौजूद है वो कांस्टेंट है। डेफिनेटली अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर दूं या बढ़ा दूं तो फिर रेशो थोड़ा सा आउट हो जाएगा। मतलब यूं तसव्वुर करें कि मैं कंटेनर में की बात कर रहे थे, यहाँ से लीकेज थी, राइट। अब लीकेज थी तो गैस मतलब यहाँ से स्केप कर गई, गैस स्केप कर गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कम हो गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटर कोलिजंस, ठीक है जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही मैंने रिड्यूस कर दिए तो तब तो वो रेशो नहीं रहेगा ना, फिर तो वो एक खराब हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी। तो इस वजह से मैंने कहा था, इस वजह से मैंने कहा कि अच्छा यार ये whoever this is, either change your name और आई विल बी किकिंग यू आउट फ्रॉम द क्लास, और फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके वालिदैन ने इतना हसीन नाम दे रखा हुआ होगा आपको, उस हसीन नाम को इस्तेमाल करते हुए आइए ना, ठीक है ना क्लास में। बहुत शुक्रिया। चलें जी। अच्छा, फिर मैंने कहा दिस कांस्टेंट के रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सैंपल ऑफ अ गैस इन एवरी सिचुएशन, मतलब एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहा हूँ, उसके लिए डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम कंडीशंस के लिए कांस्टेंट के ही रहेगा। तो मैंने कहा P1, लेट से मैंने पहले तो ये कहा कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो उस कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। अब इसके के अंदर जो जो छुपा हुआ है हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमने ये कहा कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हमने रखी, ठीक है। तो ये लिखा P1 V1 इज इक्वल टू K, राइट। अगर मैं प्रेशर चेंज करूं, लेट से मैंने प्रेशर 2 कर दिया, मतलब एक डिफरेंट प्रेशर रखा, तो उसमें वॉल्यूम भी एक डिफरेंट होगा, लेकिन वो जो कांस्टेंट है K वो उतना ही रहने वाला है। तो अगर वो कांस्टेंट उतना ही रहने वाला है तो मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के बराबर ही रहेगा आपके पास। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन बनाया था कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट। अगली जो बात हमने कही थी, अच्छा मैंने इसको वो क्या कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाया था। अच्छा इसका एक ग्राफ हमें बनाना था जो मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे, तो अभी साथ ही साथ ना इसके ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो छोटी सी जगह मौजूद है, मैं उसी के अंदर इसकी वेरिएशंस देख रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ग्राफ के लिए थोड़ी सी जगह बना लूँ। आप लोगों ने जहाँ ये सब कॉपी कर रखा हुआ होगा ना, या तो वहाँ बना लें या इसको आगे कहीं बना लें, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ वी एंड पी, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम आनिफ। अच्छा वेरिएशन, जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो वी नो दैट कि हम ग्राफ्स की बात करें, हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने एक्सेस बनाया, मैंने कहा एक्सेस के ऊपर
दो किस्म के मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। पहला जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया ना, फर्स्ट ग्राफ, उसके एक्सिस देखना बेटा, इसके एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे पी है आपके पास, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मतलब दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। बल्कि मैं इसको उलट कर देता हूँ थोड़ा सा, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर, ठीक है। और अच्छा, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ग्राफ का शेप एक ही बनता। दूसरा मैंने बनाया प्रेशर इन 1/v का ग्राफ, ठीक है, या फिर 1/v अगेंस्ट प्रेशर का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात ये है कि द वेरिएशन इज इनवर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम लीनियरली कम नहीं होगा। इसका इसका जो वॉल्यूम कम होता है वो एक नॉन लीनियर पैटर्न से कम हो रहा होगा, ठीक है। जो वॉल्यूम कम हो रहा होता है वो एक नॉन लीनियर पैटर्न से कम होगा। तो ये ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी ओवर वी, तो मैंने पी, अब सिंस मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे जो रिलेशन है आपके पास ना, वो है पी के ओवर वी का, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना मैथ्स, अपनी मैथ्स वाली लॉजिक लगा कर ये करते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ को देखने के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं। तो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं देखूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ? अगर ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओ, मतलब अपनी मैथ्स को, जो मैथ्स में छोटी छोटी बारीक बातें आप पढ़ते हो ना, उसको इन एप्लीकेशंस में फिट करना तुम लोगों को आ जाए, तो आप यकीन करो तुम्हारी फिजिक्स ऑलरेडी आसान होना शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई मुझे यहाँ पे ज़हीन बच्चा बता सकता है कि मैंने इस इक्वेशन को P इज टू के ओवर वी, एक सिंपल फिजिकल इक्वेशन थी हमारे पास कि भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कांस्टेंट K है, और मैंने उसको लिख दिया P इज टू के 1/v+0। कोई ज़हीन बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने इस इक्वेशन को ये रिफॉर्म किस फॉर्म या किस चीज़ से रिलेट करते हुए किया? एवरीथिंग हैज अ कनेक्शन, एवरीथिंग वदूद बिल्कुल ठीक है। मैं इक्वेशन से, चलो देखो, एवरीथिंग एज ए कनेक्शन, आपने उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स में चीज़ें पढ़ी थी, मैथ्स इज अ लैंग्वेज फॉर साइंस, ये जहन में रखिएगा। जितना भी तुम मैथ्स में पढ़ते हो ना, ये समझ लो मैथ्स इज जस्ट अ लैंग्वेज इन विच यू एक्सप्रेस साइंस, बी इट फिजिक्स बी इट केमिस्ट्री। अब वो जो मैथ्स वाली चीज़ थी उसको ज़रा यहाँ पे इनकलकेट करके देखो तो तुम्हें चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में आएंगी। एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। अब ये y इज टू एम एक्स प्लस सी, वी ऑल नो दैट इट्स इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट का होता है, जिसमें से आपके पास दिस y इज, दिस c इज एक्चुअली y इंटरसेप्ट, ठीक है। x आर द वैल्यूज एट x एक्सिस, m इज द ग्रेडियंट, ऐसे ही है, एंड y आर द वैल्यूज। तो मैं कह सकता हूं कि अब इसको रिलेट करो ऊपर वाली इक्वेशन से, कि आई वुड से दैट कि मेरा जो p है दैट इज y एक्सिस, वो मैं एक्सिस से देख सकता हूँ, 1/x इज x, ठीक है ना, 1/v इज x। y इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ मेरा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसका जो ग्रेडियंट है दैट इज के कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। तो इट मींस कि जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास कुछ ऐसे बन रहा है, 1/v का ग्राफ। तो ये सीधा सीधा हम रट्टा भी लगा सकते हैं कि भाई इसका ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है, लेकिन क्यों स्ट्रेट बन रहा है और क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हर दफ़ा मेंशन नहीं होती, लेकिन व्हेन यू मतलब लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। कब लगे कि सर अब मुझे साइंस आ रही है, अब मुझे मेरी तैयारी अच्छी हो रही है,
कि ये जब आप देख रहे हो तो आपके जहन में ये चीज़ बिल्कुल वो आयरन मैन जिस तरह उसके सामने चीज़ें घूमने शुरू हो जाती है ना, वैसे तुम्हारे सामने ये चीज़ें घूमने शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये y इंटरसेप्ट इसका 0 है, ये ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने कहा ना, एवरी इक्वेशन जो भी आप मैथ्स में पढ़ रहे हो यहाँ पर लेके उसको वो करो, एक्सप्रेस करो। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इस इन सारी चीज़ों का रिलेशन बताया था विद टेम्परेचर। तो पहले मैंने टेम्परेचर को समझा दिया था। अच्छा, टेम्परेचर एक नेक्स्ट पार्ट में आ रहा था, नेक्स्ट चैप्टर का इनिशियल पार्ट था। मैंने टेम्परेचर यहीं पे समझाया ताकि रिलेशन और भी समझ में आए। मैंने कहा था देखो, टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस एंड कोल्डनेस is basically defined by the amount of thermal energy present in any object. एब्जॉर्ब किया उसने थर्मल एनर्जी गेन की, तो इसका मतलब है कि वो हॉटर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आ चुका हुआ है। वो थर्मल एनर्जी रिलीज करता है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम दैट बॉडी, तो इसका मतलब है कि कोल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। अब हाउ वुड वी नो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो थर्मल एनर्जी गेन कर चुका है या थर्मल एनर्जी लूज कर चुका है? सो वन एविडेंस इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। when an object gains thermal energy, उसका टेम्परेचर राइज करता है, that shows that कि this object is gaining thermal energy, is getting hotter in technical terms, feeling wise hot हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि if an object loses thermal energy, loss of thermal energy decreases the temperature, मतलब feel wise अगर मैं इसको feel करूंगा तो it would be a colder temperature, a colder version, a colder object। अब सादा लफ्जों में हम इसको समझा देते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर कि इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज कैन बी एनालाइज्ड बाय इट्स टेम्परेचर, हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज कैन बी एनालाइज्ड बाय इट्स टेम्परेचर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट -40 डिग्री सेल्सियस, सो आई नो दैट इट्स वेरी वेरी कोल्ड। ठीक है ना? इट्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइक अराउंड 23 to 30, तो आई बी लाइक कि भाई इट इज अराउंड लाइक a normal object which I can hold। अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आ रहा है 100+, मुझे पता है भाई हाथ तो नहीं लगाना है यार, उसको हाथ चिपक जाना है, क्यों? वेरी मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आ रही है। अच्छा, सोलर पैनल्स बेसिकली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी, ठीक है? थर्मल एनर्जी समथिंग एल्स, सोलर एनर्जी समथिंग एल्स। और थर्मल एनर्जी का कहीं ना कहीं हर कन्वर्जन के अंदर काम आता है। आप किसी भी किस्म की कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करें, वहां पे थर्मल एनर्जी रायते सलाद की तरह ऐसी रखी है। तो जब मैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी करवाऊंगा तुम लोग को, तो वहां पे मुझे याद दिलाना, तो मैं थोड़ा सा सोलर पैनल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट क्योंकि वो आजकल जरा हॉट टॉपिक चल रहे हैं ना, हर जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि यार ये क्या सीन क्या है। तो स्लाइटली इसको एक्सप्लेन करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा ये तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस था, उसको एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन अब सुनिएगा, एक्चुअली क्या होता है कि टेम्परेचर या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स थर्मल एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, उसके अंदर मौजूद है पार्टिकल्स, जो अभी हमने डिस्कस किए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑयल। वो पार्टिकल्स वो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, and that amount of gained thermal energy converts into the average kinetic energy of the particles। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप किया, उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद थे उनकी वाइब्रेशन स्पीड बढ़ चुकी हुई है, उनकी वाइब्रेशन स्पीड बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर राइज करना, ठीक है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होना मतलब टेम्परेचर कम होना। क्यों एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है? मतलब स्पीड कम हो रही है, मतलब थर्मल एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो मतलब टेम्परेचर गिर रहा है। तो हम एक बेहतर वर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर ये भी बना सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। ठीक है? अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स की हद तक ये दोनों लिख देते हैं तो इट्स फाइन। A2 में जब आप पहुंचोगे, अगर आप ये लिखोगे गलत हो जाएगा, आपको एक अच्छी सी चीज बनानी है उसकी। ठीक है ना? बहरहाल अब फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रहे। मैंने कहा कि ऐसा यूनिट के अंदर इसका ऐसा यूनिट केल्विन है। इसको एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं। एब्सोल्यूट स्केल इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस स्केल डजंट डिपेंड अपॉन एनी ऑफ द फिजिकल फैक्टर ऑफ एनी मटेरियल। कौन सा फिजिकल फैक्टर ऑफ एनी मटेरियल की बात हो रही है? फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑल्टरनेट यूनिट रखा हुआ है डिग्री सेल्सियस, जिसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है।
नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस डिग्री सेल्सियस, जिसको सेंटीग्रेड स्केल्स भी बोलते हैं, सेंटी एज इन 1000 ग्रेड स्केल्स, 100 ग्रेड स्केल्स। ये जो आपके पास है, ये 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री की कैलिब्रेशन के ऊपर बना हुआ है, मतलब देर आर वैल्यूज बिलो 0 एंड अबव 100 ऑल्सो। लेकिन हमें पता है कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्केल हो गया, इसलिए इसके ऊपर डिग्री भी लगा हुआ होता है। एब्सोल्यूट स्केल आपके पास केल्विन है। कन्वर्जन फैक्टर मैंने कहा था कि 0 केल्विन इज 270, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन, और इट गोज लीनियरली विद दैट विद स्केल ऑफ सेंटीग्रेड। मैंने कहा था 25 करूंगा तो यहाँ पर भी 25 ऐड कर दिया, 100 पे 373, 200 पे 473 एंड सो ऑन। इसी तरह अच्छा, जनरल कन्वर्जन रेट मैंने कह दिया था कि 0 केल्विन, मतलब अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, थीटा डिग्रीज गिवन थे, तो मैंने क्या किया उसमें 273 ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड अ टेम्परेचर 47 केल्विन और मुझे 47 डिग्रीज को केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो वी सिंपली एडेड 273, अ फिक्स्ड वैल्यू इन इट। तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन वुड बी 320, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये बोलती थी कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस और एट 0 केल्विन। 0 केल्विन जो है ना बेटा, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। 0 केल्विन सबसे छोटा टेम्परेचर है थ्योरेटिकली, सबसे छोटा है। क्यों? जब आप अगर ये बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर से वाइब्रेशन डिपेंड कर रही है, तो जितना आप टेम्परेचर कम करते चले जाओगे उतनी वाइब्रेशन भी कम होती चली जाएगी, स्लो होती चली जाएगी। Theoretically, it is said that at 0 Kelvin या near 0 Kelvin, even the atomic vibration movement of electron freezes. ठीक है ना, ऑल्दो कि ऐसा नहीं होता, मैंने कहा थ्योरेटिकली है, होती है बहुत, मतलब ना होने के बराबर, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ्रीज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि एटॉमिक वाइब्रेशन रुक जाए, ठीक है। इसकी एक अलग साइंस है, कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 0 केल्विन इज रेफर्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, के भाई यहाँ पर इस टेम्परेचर पर आकर के एवरीथिंग वुड फ्रीज, सब कुछ जो है ना वो फ्रीज हो जाने वाला है। चल, अब हमने यहाँ से दो रिलेशन बनाए थे, अच्छा एक ही बनाया था, एक आज बना लेते हैं। एक तो मैंने बनाया था कि वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम इन टेम्परेचर, ठीक है। एक नया आज बनाएंगे, यहीं पे मैं साइड में बना रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, बल्कि ये रिलेशन आप लोग मुझे आज बताएंगे इतनी नॉलेज इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन पहले वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को रिकॉल करते हैं। मैंने कहा था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज एक्सप्लेन बाय चार्ल्स लॉ बेसिकली। वो ये कहता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इफ वी कीप प्रेशर एज अ कांस्टेंट वैल्यू, अगेन नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सारी चीजें मैंने कांस्टेंट रखी हुई गैस की। सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर अ स्पेसिफिक गैस, बेसिकली जब स्पेसिफिक गैस कहते हैं ना तो समझ लेंगे वो, मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा हुआ, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस एक्सपेंड होगी, ठीक है ना। मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपके पास कंप्रेस होगी, ठीक है। आपने देखा होगा जितनी भी कंप्रेस्ड गैस होती है दे आर कोल्डर। वाई? क्योंकि उनका टेम्परेचर, आपने जब उनका वॉल्यूम कम कर रखा हुआ है, कंप्रेस कर रखा हुआ है, तो एनर्जी लूज कर चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप गैस को हीट अप करोगे तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। हॉट एयर बलून के अंदर क्या होता है, उसके नीचे बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। बर्नर उसके अंदर मौजूद गैस को क्या कर रहा है, वो उसको हीट अप कर रहा है, वो एक्सपेंड होती है, लेस डेंस होती है, वो राइज कर जाता है बलून आपके पास, ठीक है जी। तो अगेन उसी तरह हमने रिलेशन बनाया, मैंने कहा v इक्वल्स टू के टी का रिलेशन बन जाएगा, के कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट के को v ओवर टी से लगा सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि v1 इज इक्वल्स टू v2, सॉरी v1 ओवर t1 इज इक्वल्स टू v2 ओवर t2, जिस तरह हम लोगों ने वो रिलेशन बनाया था। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, कंबाइनिंग द टू लॉज, जो एक हमने कल पढ़ा था और एक जो हम आज पढ़ रहे हैं, कंबाइनिंग टू लॉज, चार्ल्स लॉज एंड बॉयल्स लॉ, ठीक है।
वो क्या है आपके पास, वो है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। देखो ये रिलेशन कहाँ से आया, P1 V1 P2 V2, ये तो कल वाली चीज थी। V1 ओवर T1 V2 ओवर T2 ये आज वाली चीज थी, आपने कंबाइन करके लिख दिया। मतलब आपने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि P V ओवर T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, कैसे कंबाइन किया, मैंने कहा देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अगर मैं इस चीज को मिलाकर लिख रहा हूँ और एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ के टी ओवर पी, तो मैंने यहाँ से के का जो फॉर्मूला बनाया था दैट वाज वी पी या पी वी ओवर टी। अगेन ये जो कांस्टेंट के है ये स्पेसिफिक गैस के लिए कांस्टेंट ही रहने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो अगर स्पेसिफिक गैस के लिए कांस्टेंट रहने वाला है तो P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 कर सकता हूँ। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर क्या सीन होता होगा अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसके प्रेशर पे क्या असर आना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताएं। हाँ जी बच्चों। इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, चले वॉल्यूम जो है ना ये वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक गैस सैंपल है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, क्या होना चाहिए। प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा और कोई, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, माइंड यू मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। चले आप लोग सोचें, अरे चाचू वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर रखा है ना, वो दूध क्या कैसी बातें कर रखे हो, वॉल्यूम की बात बात नहीं कर रहे ना हम। अच्छा आप लोग सोचें जब तक मैं एक सिमुलेशन लगाता हूँ, सिमुलेशन की तो इस चीज को समझते हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा देखो यहाँ पे अब एक सैंपल आ चुका हुआ है गैस का, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर थोड़े से पार्टिकल ले आते हैं। यहाँ पे एक पार्टिक मतलब कुछ पार्टिकल्स आ चुके हुए हैं, ये सैंपल ऑफ अ गैस है। अब ये जो बेसिकली पंप कर रहा था ना, मैं इस पंप से मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा था जिसको मैंने कांस्टेंट रखना है। आई एम नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स, वो जो मैं कांस्टेंट के में बोलता था कि मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज नहीं करूंगा वो है, ठीक है। अब तीनों चीजें आप एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम एंड प्रेशर का, ठीक है। लेट्स से कि इफ आई समहाउ कीप द प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं। अब प्रेशर मीटर आपके पास बना हुआ है यहाँ पे, लुक एट द प्रेशर मीटर, ये प्रेशर मीटर लगा हुआ आपके पास, ये थर्मोमीटर लगा हुआ आपके पास, ठीक है। तो मैंने प्रेशर इस वक्त सॉरी टेम्परेचर इस वक्त जो है वो कांस्टेंट रख दिया हुआ है और प्रेशर मीटर की तरफ हमारी नजर होगी कि प्रेशर किस तरह वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ,
तो प्रेशर डिक्रीज हो गया बच्चों। अगर आप प्रेशर देखो तो वो 11 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग के आसपास इन एटीएम आ चुका हुआ है। अगर मैं वॉल्यूम को कम करता हूं तो यहां पर आपके पास प्रेशर बढ़ चुका हुआ है। प्रेशर अब 27, अगर इसकी वैल्यू तुम लोग के लिए रीडेबल है 27 26 के आसपास आ चुका हुआ है। मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम के अंदर वेरिएशन लेकर के आया तो वहां पे मेरे पास प्रेशर वेरी कर रहा था, ठीक है ना। चले अब मैं वापस इसको अपनी पोजीशन के ऊपर लेकर के आ गया हूं। मैंने कहा ये यहां पर मौजूद था, लेट्स कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट नाउ। अब मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, इट्स नॉट मूवेबल, ठीक है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके हम चले हम प्रेशर पहले कांस्टेंट रख लेते हैं। मैंने प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। दूसरा रिलेशन ये था कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो ये नीचे मेरे पास एक कोई हीटिंग एंड कोल्डिंग मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, सोर्स लगी हुई है। आप टेम्परेचर को भी देखना है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा, यहाँ से मैं हीट सोर्स दूंगा। अब इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज देखते हैं किस किस्म का आता है। मैं जब इसको हीट अप कर रहा हूँ तो बेटा ये एक्सपेंड हो रहा है। ये एक्सपेंड इसलिए हो रहा है, प्रेशर हमने कांस्टेंट कर रखा हुआ है। अच्छा आंटी हम लिमिट से बाहर चले गए। अच्छा, पार्टिकल्स जैसे ही मैंने क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन की। पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो विग्रस होने शुरू हो गई, उन्होंने अपने पिस्टन को पुश आउट किया, वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसको कोल्ड करता हूं, ठीक है ना, तो यहां पे अब आप देखो पार्टिकल्स की जो क्या कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो अब आपके पास स्लो डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड, मेरे प्रेशर सॉरी, वॉल्यूम अब आपके पास डिक्रीज कर रहा है, राइट। आप ठंडा करते चले जाएंगे, ये कंप्रेस होता चला जा रहा है। अच्छा, अब तीसरी चीज मैंने कहा था एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, अभी जो हमने बात की थी, अभी जो मैंने आप लोगों से सवाल किया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अगर मैं इस वक्त टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगी। पार्टिकल्स आर गेनिंग थर्मल एनर्जी। देखो टेम्परेचर आपके पास ग्रेजुअली राइज कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल्स की मूवमेंट में आहिस्ता आहिस्ता तेजी आना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो ये अब फ्रीक्वेंटली टकरा रहे हैं एक दूसरे से भी और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से, और प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज इफ दे आर हिटिंग फ्रीक्वेंटली विद मोर वेलोसिटी तो वहां पे दे आर एक्सर्टिंग अ मोर प्रेशर, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देता हूं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने से इनकी वेलोसिटी कम होगी, इनकी जो इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर है वो प्रोबेबिलिटी भी लेसन हो जाएगी। द फोर्स दे आर एक्सर्टिंग वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब्दुल हादी ने जैसे बोला कि दे वुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, यस दे वुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। सो गोइंग बैक टू आवर स्लाइड्स टू द क्लास, तो हमने बोला कि एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of a gas is directly proportional to its temperature, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस चीज को एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मतलब ऐसी क्या कहानी है। सो देखिए, अब आपने ये सारी बातें ना, ये जो तीनों चीजें एग्जामिनर इसके मैथमेटिकल सवाल भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर आपसे एक्सप्लेन करवाएगा। एग्जामिनर एक वर्ड यूज करता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर, एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग या हाउ इट्स वेरिएशन इज ट्रू। तो अब देखो मैं किस तरह लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा इन द टेम्परेचर rises
the kinetic energy of the molecules increases, due to which they make frequent and faster collisions. ये दो अलग अलग बातें हैं बेटा. फ्रीक्वेंट एज इन कि कम टाइम में ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं. पहले एक सेकंड के अंदर लेट से कि एक पार्टिकल 10 दफा कोलाइड कर रहा था, अब उसी एक सेकंड के अंदर एक पार्टिकल 100 टाइम्स कोलाइड कर रहा है, 500 टाइम्स कोलाइड कर रहा है, 50 टाइम्स कोलाइड कर रहा है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कोलिजन पर यूनिट टाइम वो बढ़ चुका हुआ है. फास्टर कोलिजन एज इन के पहले वो लेसर वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा था, वो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है. ठीक है ना. अब वो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है तो क्या होगा, दे एक्सर्ट, जो मेरे साथ मोमेंटम पढ़ चुके हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा, इफ दे आर हिटिंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी इट मींस देयर इज अ ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस देयर इज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ फोर्स. ठीक है. तो मैंने लिखा दे एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स. अच्छा, ग्रेटर फोर्स किस पे, ग्रेटर फोर्स ऑन ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं और जो कंटेनर की वॉल्स पे लगा रहे हैं उससे प्रेशर बढ़ रहा है. फोर्स ऑन ईच अदर एंड on the walls of the container hence the pressure rises. Pressure increases. rises का वर्ड टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहता है. ठीक है. चलिए जी, अब बच्चों मुझे यहां तक बताना, इज एवरीथिंग क्लियर, इज एवरी पॉइंट क्लियर. अभियान एंड उमामा, ईशाल, अब्दुल्ला, एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों. ऑन, ऑन इज हियर राइट. हाँ, ऑन इज हियर, राइट राइट. शेरियार इज हियर. चलिए जी, गुड हो गया. अब्दुल्ला भाई हैप्पी हैं आप? आपका हैप्पी होना बड़ा मैटर करता है. अब्दुल्ला भाई बड़े परेशान रहते हैं क्लासेस में. दिस परेशान रहना इज वेरी गुड. द वन हु इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द क्लासेस का मतलब ये है कि द वन दैट इज स्टूडेंट हु इज कंसर्न अबाउट द ग्रेड. हाँ, पूरी कोशिश है कि मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक आज हिट करूं. ठीक है. मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं बहुत ज़्यादा रश नहीं करूं क्लासेस को. अच्छा, एक सेकंड देना, मेरी जरा स्क्रीन स्टक हो गई है. गिव मी अ मिनट बच्चों, स्क्रीन स्टक हो गई है, मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ.
चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा, अब देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज रेफर्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल तो आपने अभी अभी मेरे साथ देखा, ठीक है। वो एग्जाम्पल आपने मेरे साथ क्या देखा, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा कि upon the increase in temperature the gas was expanding. This is basically what thermal expansion is, ठीक है। but this is not only the case with the solid with the gases only, it happens with liquids also, it happens with solids also, ठीक है ना। the solids and the liquids, they as well expand upon the increase in temperature. But the point is the degree of expansion as compared to gases of liquids and solids is very less. As compared to gas, the degree of expansion is in liquids is quite low, और solids के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा low है. But there is मतलब a significant value, a noticeable value in solids as well. In certain solids तो इतना कि it affects us in daily life also. ठीक है। अब वो किस तरह है वो हम देख रहे हैं ग्रेजुअली, थोड़ी जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। पहले एक्सपेंशन क्या है, क्यों है, वो देखते हैं। देखें, ऐसा है कि जब आप किसी चीज को हीट अप कर रहे हैं तो एक चीज आपने मेरे साथ देखी कि अपॉन हीटिंग दी द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स फास्टर। अब चाहे वो गैसेस के हों, चाहे वो लिक्विड्स के हों, चाहे वो सॉलिड्स के हों, थर्मल एनर्जी का गेन उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब उनकी वाइब्रेशंस को फास्टर कर रहा है। अब व्हेन दे वाइब्रेट फास्टर तो ऐसा होता है कि वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को फार अपार्ट करते हैं। देखो, दो पार्टिकल्स है ना, ये भी तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, बराबर वाला भी तेज तेज वाइब्रेट कर रहा है, तो दे मेक सम मोर स्पेस बिटवीन देम। अब इस छोटी छोटी सी स्पेस ये जो इन्होंने इंक्रीज की, इसको कलेक्टिवली देखोगे तो पूरा जो लेंथ ऑफ द मटेरियल होगा, ठीक है ना, वो स्लाइटली इंक्रीज हो चुका होगा ड्यू टू दी इंक्रीज इन लेंथ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर गैप के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। सो व्हाट मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन बेसिकली इज, तो हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब यहां पे मैं एक जनरल सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, व्हेन अ सब्सटेंस या व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब हम जनरल वर्ड इस्तेमाल करें ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, तो इसका मतलब ये है कि मैं सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की जनरल बात कर रहा हूँ, इज हीटेड। इट्स मॉलिक्यूल्स vibrates faster pushing their neighboring particle apart. This causes an expansion in the material, ठीक है ना। मटेरियल के अंदर एक्सपेंशन आ जाएगी आपके पास ओवरऑल, राइट। अच्छा, अब डिग्री ऑफ एक्सपेंशन जो है वो सबकी अलग अलग, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एज इन कौन सा पार्टिकल कितना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है आपके पास। सो द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन गोज लाइक, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं,
ठीक है। सॉलिड्स अंडरगो अ लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। इनकी जो एक्सपेंशन होती है वो विजिबली अननोटिसेबल होगी। मतलब अगर मेरे पास एक एक मेटालिक स्ट्रिप, एक रॉड रखा हुआ है, और मैं ये देखूं कि अगर उसको मैंने हीट अप किया है तो मुझे बाकायदा नजर आए कि ओ माय गॉड भाई ये तो एक्सपेंड हो चुका हुआ है, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ, बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट में अगर वो रखा हुआ है, मतलब वो दो चीजों के दरमियान फिक्स था, मतलब बिल्कुल रिजिडली फिक्स था। अब अगर ये स्लाइटली एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होने की जगह तो है नहीं इसके पास, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो ये बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा होता है ना, कोई चीज ग्रो कर रही है लेकिन ये है कि वो फिक्स्ड है दो एंड्स में, तो वो क्या करेगी, वो स्लाइटली बेंड आ जाएगा वहां पे। तो ऐसे में अगर कोई सॉलिड मटेरियल रखा हुआ है तो वहां पे ड्यू टू द बेंडिंग, ड्यू टू द चेंज इन शेप, ड्यू टू द किंक उसके अंदर जो आ जाएगा, मैं उससे नोट कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हो गई है। अच्छा, दिस डजंट गोज लाइक फॉर एक्सपेंशन, इट आल्सो गोज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एज वेल, ठीक है ना। ऐसा भी मुमकिन है कि भाई ये फिक्स थी और मैं इसको निकालना चाह रहा था, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, मतलब ये दो, एक रॉड है, दो चीजों के दरमियान फिक्स है, अब मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, नहीं निकाल सकता, वो बहुत रिजिडली फिक्स है। तो मैं इसको ठंडा कर दूं, इतना इतना कूल डाउन करूं, मतलब बिल्कुल माइनस समथिंग के ऊपर ले जाऊं इसको। जब मैं कूल डाउन करूंगा तो ये स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, क्योंकि अब उल्टा प्रोसेस हो रहा है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन स्लो हो रही है, सो दे आर मूविंग क्लोजर टू ईच अदर। तो ये स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लूज होगा, लूज होगा, आप इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब यूजुअली आपने देखा होगा, जैसे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। अब एक्सेल क्या चीज है, लेट्स से कि एक हमारे पास एक फिक्स्ड कोई, मतलब देयर इज अ होल और समथिंग इन एन मटेरियल, इन अ मटेरियल, और मुझे उसके अंदर एक एक्सेल फिट करना है विच इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज, ठीक है ना। मुझे इसके अंदर इसको फिक्स करना है, इसको इसके अंदर फिक्स करना है। अब यूजुअली क्या किया जाता है कि हम इसको करेंगे कूल डाउन बहुत ज्यादा, ठीक है। इतना कूल डाउन किया कि ये स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया और फिर छोड़ दिया। अब जब मैं इसे में रिलीज करूंगा, एक्सपेंड होगा, टाइट हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड में ये कर सकता था कि मैं इसको हीट अप करता, मैं इसको हीट अप करूंगा, ये एक्सपेंड होगा, इसको इसके ऊपर रखूंगा, अब मैं छोड़ दूंगा तो फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होकर के टाइट हो जाएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे आपने फिडेट स्पिनर से कभी जिंदगी में खेला जरूर होगा, तो आपने सोचा होगा वो इतना सा जो बिल्कुल टाइट सा एक्सेल होता है उसके अंदर फिक्स कैसे किया जाता है। तो वो ऐसे किया जाता है कि भाई फिजेट, वो जो आपके पास वो था, क्या कहते हैं, एक्सेल था सेंटर वाला, उसको मैंने रखा लेट से लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखने से वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर फिट किया, फिर जैसे ही वो एक्सपेंड हुआ तो फंस गया। मैं समझाता हूँ, देखो, मैंने कहा, अच्छा मैं पहले लिख लूँ फिर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे द एक्सपेंशन द एक्सपेंशन इन सॉलिड्स is very low insignificant। अच्छा, ये इनसिग्निफिकेंट का वर्ड मैं हटा देता हूँ, वरना आगे जो है ना वो कंफ्यूजन कर देगा आप लोगों के लिए, जो एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा। वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। रीजन क्या होता है, रीजन अगेन ये है कि इनके पार्टिकल्स दे हैव अ रिजिड, क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, तो जो मार्जिन ऑफ एक्सपेंशन होता है इट्स लो, ठीक है ना भाई, कितना ही ज्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे, रिजिड बिहेव, पूरा रिजिड अरेंजमेंट है, ठीक है ना। सिंस दे हैव अ रिजिड,
since they have a rigid arrangement of molecules. The margin of expansion is very low. ठीक है ना, बहुत कम मार्जिन होता है, सही है। मैं लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सप्लेन कर दूं एक साथ, और उसके बाद फिर जब मैं एग्जांपल्स में आऊंगा ईशल, तो फिर मैं वहीं पे वो जो एग्जांपल दे रहा था ना आपको, मैं वहां समझाता हूँ एक साथ विद डायग्राम्स, ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स एंड गैसेस, अगेन मैं लिखूंगा द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर relatively more mobile, मतलब उनकी मोबिलिटी, उनके दरमियान का स्पेस रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड्स। हेंस दे एक्सपेंड ऑलमोस्ट 5 times, मतलब ये बिल्कुल जनरल है, मतलब हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक लिक्विड का कम ज्यादा हो, लाइक वाटर हैज अ डिफरेंट बिहेवियर, हम जनरल की बात कर रहे हैं। 5 times मोर देन सॉलिड्स, ठीक है। तो ये जो है ना वो मतलब सॉलिड्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो मैं लिखूंगा द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मतलब यहां तो आपस में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है ना, तो उनकी एक्सपेंशन मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव नेग्लिजिबल इंटरेक्शन इतना सारा लिख लिया कि अब बात काम नहीं कर रहे। इंटरेक्शन, हेंस दे हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, मतलब एक बहुत वाजे नोटिसेबल एक्सपेंशन होगी, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, छोटी सी बात थी, अब देखो जो हम बात कर रहे थे यूजेस ऑफ एक्सपेंशन की तरफ आते हैं। ये जो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स हो रही है, इसको मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, इवन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और ये मेरे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो हम दोनों जाविये से इसको पढ़ेंगे, कहाँ मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और कहाँ मेरे लिए ये नुकसानदेह साबित हो रही है, जिसका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि यार एक्सपेंशन का मार्जिन देना चाहिए, वरना चीजें टूट सकती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यूजेस ऑफ एक्सपेंशन, चलिए सबसे पहले मैं जो एग्जांपल दे रहा था मैं उसी की बात करता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल, एक इंडस्ट्रियल कोई मटेरियल था,
ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब ये कोई इंडस्ट्रियल कुछ भी कह लें, कोई पीस ऑफ मैकेनिक था, मतलब कोई एक चीज थी, इसमें मुझे ये फिक्स करना है, ठीक है, इसमें मुझे ये फिक्स करना है। नाउ द पॉइंट इज कि साइज वाइज इसमें नहीं आ रहा, लेकिन मैं कैसे फिक्स करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को, ये जो चीज है, जो भी एक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रखा एट अ लो टेम्परेचर। एक second। इसको मैं रखता हूं एट अ लो टेम्परेचर, ठीक है ना। लो टेम्परेचर क्या करेगा, लो टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इट विल फिक्स इन द गैप। फिर जब इसका टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस तरह समझा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये था, मैंने इसको जैसे ही इसको लो टेम्परेचर में रखा तो ये स्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने इसको यहाँ रख दिया, अब इजीली प्लेस हो गया। अब दोबारा इसका टेम्परेचर राइज करेगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, जब ये दोबारा रूम टेम्परेचर पर आएगा तो उस वक्त ये दोबारा मतलब एक्सपेंड हो चुका होगा, अपने एक्चुअल साइज के ऊपर आ जाएगा। अब एक्चुअल साइज पर आकर के वो वहां पे फिक्स हो चुका है, फंस चुका, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंडस्ट्रियल थिंग्स, जब आप किसी भी चीज को फिक्स कर रहे हो। अच्छा इसका ऑपोजिट पार्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने थर्मल की एक्सपेंशन की जगह हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल किया। एक्सपेंशन हो रही थी हीट एनर्जी देने से, हमने इसको लेट्स से कि थर्मल एनर्जी बहुत रिड्यूस करके इसको नेगेटिव टेम्परेचर पे ले जाकर के कॉन्ट्रैक्ट किया, ये भी काम कर सकता हूँ मैं। दूसरी मैं एक बहुत ही हाउस होल्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाजू का ऐसा होता है ना कि हमारे घर में जैसे वो जैम के जार्स वगैरह आ गए, ठीक है ना, वो बहुत उसकी लिड बहुत टाइट है, इनिशियली नहीं खुल रही, तो उसका एक तरीकेकार क्या है, आप टैप से हॉट वाटर खोलें, ठीक है ना, उसके अंदर इसको रख दें और थोड़ी देर बाद ये इजीली खुल जाएगा। रीजन ये है कि जब आपने इसको गर्म पानी के अंदर रखा, पूरा नहीं डाल देना भाई, टूट जाएगा, शीशा भी एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब और बहुत ज्यादा गर्म पानी में तो बिल्कुल भी नहीं डालना। तो आपके पास जैसे ही आपने इसको रखा उसके अंदर ना, लिड को गर्म पानी में, तो उसमें स्लाइट एक्सपेंशन आई, स्लाइट एक्सपेंशन की वजह से वो उसकी जो ग्रिप थी वो लूज हो गई, ठीक है ना, ग्रिप लूज हुई, वो खुल गया। यूजली आपने देखा होगा कि अगर जैसे क्या कहते हैं, दो पाइप्स को अटैच करना है, ठीक है, अब वो पाइप का जो डायमीटर है वो बहुत 19-20 है कि वो एक दूसरे के अंदर फिट इन नहीं हो सकते, राइट। अगर वो फिट इन नहीं हो सकते तो आप एक को गर्म करो या एक को ठंडा कर दो, और फिर उससे थर्मल एक्सपेंशन या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, और फिर वो उसके अंदर क्या कह सकते हैं, फिट इन हो जाएगा। और फिर जैसे ही रूम टेम्परेचर पर वापस आएगा, अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। मुझे बताइएगा समझ में आई ये चीज, ईशल। चले, अच्छा अब इसी में एक चीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत जनरल सी मैंने एग्जांपल दी, एक स्पेसिफिक सी चीज हम देख रहे हैं, बाय मेटालिक स्ट्रिप। व्हाट बाय मेटालिक स्ट्रिप्स आर, बाय as in two, there are we use two metallic strips, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेटल लिया, आयरन, ठीक है, और एक मेटल लिया, कॉपर। लेट्स ब्रिंग इन कॉपर, चलो जी।
आई होप दिस लुक्स लाइक कॉपर। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई, एक कॉपर की और एक आयरन की, और मैंने इनको कहा ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स, दो मेटल्स की स्ट्रिप बना रखी है मैंने, राइट। अच्छा, अब इन दोनों को हमने रिवेटेड रखा हुआ है, रिवेटेड एज इन मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने इनको फिक्स कर रखा हुआ है। रिवेट्स आर बेसिकली बेटा वो एक मटेरियल होता है, आप उससे दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये रिवेट्स है एज यूजुअल। हालांकि इतनी महारत की जरूरत है नहीं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जब तक ये मैं महारत पूरी नहीं कर लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलिए, अब दिल को थोड़ा सुकून मिला, महारत कंप्लीट हुई। तो मैंने कहा मेरे पास ये दो मटेरियल्स थे, ठीक है ना, दो डिफरेंट मेटल्स थे, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया थ्रू रिवेट्स। मैंने कहा दिस वन फॉर एग्जांपल वाज अ कॉपर स्ट्रिप और दिस वन इज आयरन। अच्छा, आपको अब ऐसा लगता है कि थर्मल एक्सपेंशन तो होगी, दोनों मटेरियल में होगी, लेकिन जो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन है वो दोनों में अलग अलग होगी। डिग्री ऑफ एक्सपेंशन दोनों में अलग अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल क्या कहते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो हो सकता है कि एक के अंदर मार्जिन ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा हो और दूसरे के अंदर मार्जिन ऑफ एक्सपेंशन जो हो वो आपके पास कम हो। ठीक है, अगर ऐसा है और मैं दोनों को एक साथ ज्वाइन करके अब हीट अप करने की कोशिश करूंगा, तो एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एक लेसर एक्सपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस कॉपर एक्सपेंड्स एट अ ग्रेटर रेट या फिर एट अ विद अ ग्रेटर मार्जिन एज कंपेयर टू आयरन, लेकिन दोनों ज्वाइंट हुए हैं। तो अगर जो ऊपर वाला मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, फॉर एग्जांपल दिस वी हैव द कॉपर, कॉपर ग्रेटर मार्जिन के साथ एक्सपेंड हो रहा है, आयरन इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा, एज अ रिजल्ट ये आपके पास बेंड हो जाएगा मटेरियल। ये जो मटेरियल है ये कुछ इस तरह से बेंड होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर वांटेड टू एक्सपेंड मोर, लेकिन इट वाज हेल्ड बैक बाय आयरन, आयरन में एक्सपेंशन जो है वो आपके पास कम आई। ठीक है, तो ऐसे में ये बेंड हो जाएगा। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो सिमिलरली आपके पास कॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स मोर एज कंपेयर टू आयरन, जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ये इन्वर्ट ऐसे टच हो जाएगा। अब दिस इज एन एग्जाम्पल जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर मल्टीपल पर्पसेस। ठीक है, मैं पक्का अब ये डायग्राम जो है ना मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग। नहीं, ये अच्छी लगती है ना डायग्राम अगर पूरी हुई भी हो। मैं डायग्राम बाद में कंप्लीट करूँ, ठीक है, करूंगा जरूर। आपको पता है कि दिल की तसल्ली डायग्राम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा, मैं इसी डिटेल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा ऑन हीटिंग आपके पास ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऑन कूलिंग आपके पास ये चीज़ चल रही है। ठीक है, अच्छा, मैं ये वाली जो एग्जांपल थी जो मैंने अभी दी थी, मैं इसको हटा करके मैं इसकी डिटेल्स लिखवा रहा हूँ आपको। सही है, तो
मैं लिखूंगा इन अ बायोमेटालिक स्ट्रिप two different metals of different degree of expansion. Different degree of expansion are riveted together. ठीक है? When the temperature rises, both expands to a different length. Hence, the strip bends. ठीक है? अच्छा, अब हाउ आर दे बेंडिंग इनवर्ड एंड हाउ आर दे बेंडिंग आउटवर्ड, इसकी लॉजिक मैं बता चुका हूं कि जब मैंने हीट किया तो कॉपर एक्सपेंडेड ग्रेटर, ठीक है ना, आयरन एक्सपेंडेड लेसर, एंड सिमिलरली ऑन दी अदर आपके पास कूलिंग पे कॉपर कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी हुआ था और ये मतलब कूल भी ज्यादा हो रहा था आपके पास, तो ये एक्सपेंड कर गया। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? देखो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ इन फायर अलार्म्स, ठीक है। अब देखो फायर अलार्म्स में इसको मैं किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा लेट्स से कि मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया जिसके अंदर मैंने प्लेस की एक बैटरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अलार्म लगा रखा हुआ है, ठीक है। मैं अलार्म को प्लेस करूंगा यहाँ पे भी, और ये कनेक्शन यहाँ से बस यहाँ तक है, ठीक है। ऑन दी अदर पार्ट, ऑन दी अदर पार्ट हमारे पास कोई स्विच नहीं है, रादर हमने यहाँ पे एक बाई मेटालिक स्ट्रिप कनेक्ट करके रख दी है। इससे हमने एक बाई मेटालिक स्ट्रिप यहाँ कनेक्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या हुआ आपके पास, इससे हुआ ये, चले, अच्छा यहाँ पे मैंने अलार्म लगाया हुआ था, ठीक है। ये अलार्म लगा हुआ मेरे पास, ये जोर से बजेगा भी। देखिए फिलहाल जो है ना, देर इज नो कनेक्शन, ठीक है। फिलहाल अलार्म बंद है आपके पास, देर इज नो स्विच, देर इज नो कनेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये हीट अप होगा, ठीक है ना, जैसे ही आपके पास क्या होगा, लेट्स से कि फायर का केस होता है या कोई भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, तो इन दैट केस आपके पास ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी यहाँ पे वो बेंड हुई, ठीक है। और बेंड होकर के, अब मेटल है तो कंडक्टर तो हो गई, ठीक है, वो बेंड होकर के इससे इन कांटेक्ट आई। जैसे ही वो इससे कांटेक्ट आएगी आपके पास अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको फायर अलार्म्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही यूजेस नहीं है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैंने कहा कि एक मैंने इसको एक सिंपल सी एग्जांपल, हम बायोमेटालिक स्ट्रिप को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। अच्छा, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अब बाय एक्सपेंशन के खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? एक्सपेंशन का खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स हैं, द रेलवे ट्रैक्स हैव गैप इन देम, उनके दरमियान गैप रखा जाता है। गैप क्यों रखा जाता है? गैप इसलिए रखा जाता है कि अगर गैप ना हो, तो फॉर एग्जांपल ये रेलवे ट्रैक्स की रॉड्स हैं, ठीक है, इन रेलवे ट्रैक्स की रॉड्स में गैप होता है हमेशा, या फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रॉड इस्तेमाल होती हैं उनके दरमियान गैप रखा जाता है। अगर ये गैप ना हो तो बेटा ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करके ये टेढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेन आपकी पटरी से उतर चुकी हुई होगी। तो द गैप्स आर प्लेस्ड सो दैट देयर शुड बी अ मार्जिन फॉर एक्सपेंशन, कि अगर वो एक्सपेंड हो तो एक्सपेंड होकर के उसके दरमियान फिर भी गैप हो, कि वो एकदम टेढ़ा ना हो। लेट्स से कि अगर ये गैप नहीं रखूं, अगर ये गैप नहीं रखूं तो थर्मल एक्सपेंशन पे ये स्लाइटली किंक हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, लाइक ऐसे था। अगर गैप नहीं था तो ये हल्का सा कर्व हो गया आपके पास। अब ये जो हल्का सा कर्व हुआ है, ये ट्रेन के लिए हल्का नहीं है, ट्रेन के लिए बहुत भारी है ये। इससे जो है ना वो डेंजर है आपके लिए ये चीज। तो इस वजह से देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन। आपने वायर्स देखे होंगे, द वायर्स जो कि हाई टेंशन वायर्स जा रहे होते हैं, उनके दरमियान हमेशा एक मार्जिन रखा जाता है कि वो ऐसे करके होते हैं, वो स्ट्रेट नहीं होते। वो इसलिए ऐसे हैं कि उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का दोनों का मार्जिन हो। फॉर एग्जांपल मैंने दो पोल्स के दरमियान फिक्स तार रखा, सर्दियां हुई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसने पोल ही अपनी तरफ घसीट लिए, समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा वो जो रॉड्स लगते हैं, उन रॉड्स को इतने लंबे लंबे रॉड्स होते हैं, पीसेस में तोड़ते हैं और फिर ऐसे करके ज्वाइन करेंगे उनको, ठीक है, ऐसे करके वो ज्वाइन करते हैं। वो ऐसे करके क्यों ज्वाइन करते हैं? वो इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि मार्जिन ऑफ द मार्जिन ऑफ एक्सपेंशन वहां पे रहे, ठीक है। चले, अच्छा अब यहाँ पे मेरा इरादा ये था कि मैं इसी को आगे लेकर के जाऊंगा, लेकिन चले, थोड़ा सा आईपैड की भी चार्जिंग कम हो रही है एंड मुझे अगली क्लास से पहले इसको चार्ज करना है। मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, ठीक है, यूजेस ऑफ एक्सपेंशन पे। हम एक्सपेंशन वाली ही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, मतलब ये जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा था, पहले हम उसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है, इन फैक्टर्स को हम तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी, उसमें हमारा टारगेट होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग, तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे, एवापोरेशन वाली चीज़ों को कवर करेंगे, फिर कुछ पास रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। दो चैप्टर हो गए हैं तरीके से, पहले इसके पास रिवर्स करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो आप सबसे बच्चों मुलाकात होती है, आप सबसे मुलाकात होती है, बुक 2 इस वीक के एंड में आ जाएगी, नेक्स्ट वीक आ जाएगी, ठीक है ना। आप सबसे मुलाकात होगी आपकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में, एंड फिर यहाँ पे इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट क्लास। ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।